नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपका सभी का इस ई लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपकी यूनिट 5 के ऑडिटिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। इसका नाम इंटरनल कंट्रोल है। वैसे अगर अपन एक बात को ध्यान करें, इस शब्द से एक बात सीधी सी यही जाहिर हो जाती है कि एक नियंत्रण तो बाह्य नियंत्रण होता है जो बाहर से किया जाता है। बाहर का मतलब व्यवसाय के क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति कोई नियंत्रित करता है, और एक होता है आंतरिक नियंत्रण, यानी व्यवसाय के अंदर ही नियंत्रण होता है। हम स्वयं का अपना सेल्फ कंट्रोल करते हैं। जैसे मोटिवेशन में एक सेल्फ मोटिवेशन होता है और एक बाहर से कोई मोटिवेशन किया जाता है। तो जो सेल्फ वाली बात होती है, यानी खुद के द्वारा नियंत्रित करना, उसको हम आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। किसी भी व्यवसाय के अंदर क्या होता है, अपन जनरली एक बात देखते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, ये आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े व्यवसाय में पड़ती है, ये ज़रूरत तो हर व्यवसाय की होती है। लेकिन जब कोई इस व्यवस्था की जहाँ तक बात होती है, एक बहुत बड़ा बिजनेस जिसमें हज़ारों लेन देन प्रतिदिन होते हैं, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ पर यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावशाली रूप से विद्यमान नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में ये एक समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न हो जाती है कि यदि ये नियंत्रण व्यवस्था नहीं की होगी, क्योंकि व्यवसाय के स्वामी तो व्यवसाय से बाहर रहते हैं, उनके बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं। इस कारण वे सीधे रूप से उसके अंदर जो है वो अपना कंट्रोलिंग नहीं रखते हैं। तो वो एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं, अंदर का कंट्रोल सिस्टम, जिससे कि सब चीज़ें होती हैं वो आंतरिक रूप से ही नियंत्रित हो जाएं और उनको ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए समय नहीं देना पड़े। तो ऐसी व्यवस्था को जब डेवलप किया जाता है तो उसका जो है वो इसके अंदर मुख्य इसका उद्देश्य यही होता है कि वो आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार की बनाई जाए जिससे कि अंदर अशुद्धियाँ, गलतियाँ, त्रुटियाँ कम से कम हों, और या हों तो जल्दी पकड़ में आ जाएं, और इसी तरीके से कोई भी कपट, गबन या फ्रॉड, एम्बेजलमेंट नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये व्यवस्था डेवलप की जाती है। तो ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसके लिए जो है वो इसमें आपको कोई डेफिनेशंस जो आपको दी गई हैं, उसमें आपको 2-3 डेफिनेशंस में दे देनी है। जैसे इसमें ये कहता है स्पाइसलर एवं पैगलर ने जो डेफिनेशन दी है कि आंतरिक नियंत्रण क्या चीज़ होती है, तो ये कहता है कि ये प्रबंध के द्वारा व्यवसाय संचालन के लिए स्थापित एक वित्तीय और सभी प्रकार के नियंत्रणों की पूर्ण प्रणाली होती है, जिसमें आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण और नियंत्रण के अन्य सभी स्वरूप सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर एक बात अपने को विशेष तौर से ये महत्वपूर्ण होती है कि जब कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है, उसका एक सीधा फोकस ये होता है कि कहीं पर भी वित्तीय कोई गड़बड़ी, कोई गलती, कोई परेशानी नहीं पैदा हो जाए। तो क्योंकि फाइनेंशियल जो होता है वहीं कहीं गड़बड़ होने की संभावना रहती है, और इसी में गलती हो सकती है। तो कहीं वो कोई गलती और गड़बड़ नहीं हो जाए, ये एक मुख्य एक फोकस जो होता है वो एरिया होता है। इसलिए ये कहता है कि भाई एक ऐसी प्रबंध की व्यवस्था की जाए जिससे कि जो है वो सभी प्रकार के जो वित्तीय और अन्य नियंत्रण हैं वो पूरी प्रणाली उसमें हो। और इसके अंतर्गत ये कहता है कि आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण, जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे, और नियंत्रण के अन्य कोई भी कंट्रोल करने के स्वरूप हो सकते हैं। ये सीए संस्थान का SA-400 जो है, ये SA-400 सीए संस्थान के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के बारे में। तो ये एक्चुअल में अपन ये कह सकते हैं कि ये जो हैं वो जिस तरीके से AS 1, 2, 3, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए होते हैं, उसी तरीके से ये ऑडिटिंग के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए होते हैं। तो
इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स हैं इसमें ये कहता है कि 400 जो है इसके अंदर एक ये जोखिम निर्धारण और आंतरिक नियंत्रण के संबंध में इसने ये स्टैंडर्ड में बताया है कि किसी भी संस्था के प्रबंध द्वारा अपनाई गई संगठन की एक ऐसी योजना और वे सभी पद्धतियाँ एवं विधियाँ आती हैं जो कि प्रबंधकों को अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से संपन्न करने के उद्देश्य से सुनिश्चित करती हैं। यानी भाई एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, वो इस तरीके की होती है जिससे कि व्यवसाय सुव्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से संपन्न किया जा सके और प्रबंध की नीतियाँ, संपत्तियों की सुरक्षा, छल कपट, अशुद्धियों का पता लगाया जा सके, उनको रोका जा सके और हिसाब किताब की लेखा पुस्तकों की सत्यता और पूर्णता विश्वसनीय हो सके और इसके अलावा वित्तीय विवरण जो हैं वो समय पर तैयार हो सकें। तो ये इस उद्देश्य के लिए ये प्रबंध की व्यवस्था निर्धारित की जाती है। यानी गलतियाँ नहीं हों, गबन कपट नहीं हों, उनके खाते विश्वसनीय बने, अंतिम खाते समय पर तैयार हो सकें और लेखा पुस्तकें पूर्ण से सत्यता और प्रमाणित हो जाएं। तो ये इसके उद्देश्य होते हैं जो है वो इंटरनल कंट्रोल के। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषाएँ हैं वो वित्तीय और गैर वित्तीय सभी प्रकार के नियंत्रणों के ऊपर बल देती हैं। किंतु चूँकि अपन एक बात जानते हैं कि हमारा जो फोकस्ड एरिया है वो इस ऑडिटिंग के अंतर्गत विशेष रूप से फाइनेंशियल ऑडिट का होता है। यानी कोई फाइनेंस के संबंध में कोई भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो जाए। जैसे अपन कहते हैं कि जब फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं तो सीधा संबंध फाइनेंस से होता है। ये जो लेखे होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनका हमारा फील्ड है मुख्य रूप से, जिसको अपन कहते हैं। तो इसलिए ये हमारा फोकस एरिया रहेगा। तो उस व्यवस्था को ऐसा प्रभावशाली बनाया जाए, उस लेखांकन सिस्टम को, प्रणाली को ऐसा प्रभावशाली बनाया जा सके जिससे कि गलतियाँ और गबन नहीं हो सकें। तो इसके लिए जो है वो कर्मचारियों को के बीच में जो कार्य होते हैं उनका विभाजन होता है इस तरीके से, और फिर उनके कर्मचारियों को उत्तरदायित्व का निर्धारण भी होता है और इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि भी होती है। तो अब ये कुल मिलाकर के ये बात हो गई हमारे समझ में आने की कि एक ऐसा अंदर का मैनेजमेंट का एक सिस्टम है जिसमें लेखा प्रणाली को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि जो है वो कोई भी गलतियां और कम से कम हों या न हों, और अगर हो जाए तो पकड़ में आ जाए, कोई कपट वगैरह नहीं हो, खाते सब विश्वसनीय बन सकें, अंतिम खाते समय पर तैयार हो सकें। ये जो है इस व्यवस्था को ही हम अंदर का नियंत्रण कहते हैं। तो अगर ये नियंत्रण सिस्टम बढ़िया होगा अंदर का तो सब चीज़ें बढ़िया होंगी। ये एक साधारण सी बात होती है कि जब आदमी सेल्फ कंट्रोल होता है तो सारी सिस्टम्स के अनुसार चीज़ें चलती रहती हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब जो रूल, जो प्रक्रिया, जो सिद्धांत बनाए गए उसके अनुसार काम करना। तो इसके अंतर्गत ये बात कहता है कि दो प्रकार के मुख्य कार्य सम्मिलित होते हैं आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत: आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण, यानी इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। हम आज के इस व्याख्यान में मुख्य रूप से आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको हम इंटरनल चेक सिस्टम कहते हैं। वैसे दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। जैसे एक आपको, जैसे अपन एक बात अगर अपन अपने खुद के बारे में लें, अपने खुद के डिसीजंस के बारे में लें, तो एक तो ये है कि अपन अपने आप को ऐसे डिसिप्लिन्ड करें, ऐसे अनुशासित करें कि अपने को समय के अनुसार अपने को इतने बजे से लेकर के और रात को सोने के बीच का जो टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर अपन हर एक्टिविटी को जो है वो बांटें इस तरीके से कि वो डेली की अपनी एक्टिविटी है वो हो और उसके अंदर अपन है वो किसी भी प्रकार के टेंशन में नहीं रहें और अपने काम समय पर हो जाएं। तो ये तो अपनी क्या बात हुई, ये तो हुई इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप करना। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जो आपने किया उसको, जैसे आप उसी दिन शाम को या दूसरे दिन जब सोते टाइम अपन उसका विश्लेषण करते हैं कि आज हमने कहाँ गलतियाँ की हैं या हमारे इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, उसका जो असेसमेंट का कार्य होता है, यानी उसका जो एक तरह से अपन ऑडिट, यहाँ पर इसका मतलब ऑडिट से हो गया कि हम उसकी जांच का जो कार्य होता है कि भाई उसको एक एक पॉइंट को हम विश्लेषण करके कि जिससे कि हम आगे जो है और उसके अंदर सुधार कर सकें या अगले दिन वो चीज़ रिपीट नहीं हो सके। तो ये इसी तरीके से अपन इसी उदाहरण को अगर अपन ऊपर लें, यानी एक तो ये कि नियम के अनुसार, सिस्टम के अनुसार सब चीज़ें चलें और फिर उसके बाद में उनकी अपन ही जांच करें, कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से आकर के ऑडिटर जांच नहीं करे। तो ये आंतरिक अंकेक्षण हो गया। अब हम आंतरिक निरीक्षण की बात यहाँ पर सबसे पहले करते हैं।
आंतरिक निरीक्षण का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मुख्य रूप से किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जैसे हज़ारों सैकड़ों लेन देन होते हैं प्रतिदिन, तो किसी भी लेन देन से संबंधित एक लेखांकन प्रक्रिया होती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग करना, किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिखना, फिर उसको खाता बही में खतौनी करना, फिर उसका जो है वो समरी तैयार करना, सारांश तलपट तैयार करना, फिर अंतिम लेखे उसके तैयार करना, और अंतिम लेखे तैयार करने के बाद में भी अंतिम खातों का जो है वो इंटरप्रिटेशन करना, उनका एनालिसिस करना, फिर टॉप मैनेजमेंट को जो है वो उन रिजल्ट्स के बारे में सजेशंस और अपने वो बातें प्रकट करना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये कहता है कि वो सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि एक द्वारा किए गए कार्य की दूसरे व्यक्ति के द्वारा जांच होती चली जाए। तो और इसलिए काम का विभाजन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सारे काम किसी एक ही व्यक्ति या लेखाकार को नहीं दिए जाते। रिकॉर्डिंग करने वाला अलग व्यक्ति होगा, उसकी खतौनी करने वाला अलग व्यक्ति होगा, सारांश बनाने वाला अलग होगा, अंतिम खाते लेखा अलग बनाएगा, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो भी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने वाला अलग होगा। इन सब चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा काम का। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने कोई गलती की है तो ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा पकड़ में आता है। तो इसलिए ये कहता है कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों का विभाजन विभिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार से किया जाता है कि एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः रूप से उसके, और इससे गलतियां कम से कम हो संभावनाएं, और कपट और गलतियों की संभावनाएं कम से कम रह जाएं। ये इसकी मुख्य बात होती है। अभी इसकी परिभाषाओं की बात आती है जहाँ पर, तो जैसे स्पाइसर एंड पैगलर ने परिभाषा दी कि भाई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कर्मचारियों के मध्य कार्यों का विभाजन है। अब अपनी एक बात पकड़ ली कि भाई आंतरिक निरीक्षण का मतलब होता है कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाए कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जा सकता है। तो यही बात स्पाइसर पैगलर ने कही कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी एक व्यक्ति के किसी व्यवहार के जो है वो सभी पहलुओं को करने और उनका लेखा करने की अनुमति नहीं होती है। यानी एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करता है, जिससे दो या अधिक व्यक्तियों की साठ गांठ के बिना छल कपट नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ अशुद्धियों की संभावना भी कम से कम हो जाती है। तो ये तो एक बात हुई नहीं कि भाई काम बांटा जाता है, एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करता, तो जब तक वो सभी व्यक्ति मिल नहीं जाए तब तक कपट की संभावना ही न के बराबर हो जाती है और गलतियाँ भी नहीं होती। तो ये बात होगी। दूसरी बात, जैसे लॉरेंस आर डिक्सी कहता है कि आंतरिक निरीक्षण को लेखांकन की सामान्य प्रक्रिया की ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रयास किया जा सकता है जिसमें अशुद्धियों और कपट स्वतः ही रुक जाते हैं और पुस्तपालन कार्य है के दौरान ही पकड़ लिए जाते हैं। यानी वो उसके दौरान ही पकड़ में आ जाती हैं एक व्यक्ति के द्वारा, तो ये स्वतः ही ये चीज़ें रुक जाती हैं। डी पोला कहता है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक निरीक्षण की सियासत एक निरंतर चलने वाली आंतरिक निरीक्षण से है जो कर्मचारियों द्वारा स्वयं किया जाता है और जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का कार्य स्टाफ के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच लिया जाता है। बात वही आती, एक ही बात है, वो चाहे कोई भी आप बात करो, हर एक विद्वान की लगभग एक ही बात होगी कि एक व्यक्ति के कार्य के साथ दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वतः ही होती जाती है, और इससे जो गलती और कपट की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से कि इसके अंतर्गत कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि जिससे किसी भी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया एवं लेखा किसी एक व्यक्ति को द्वारा न की जा करके और विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की जाती हैं, और एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति कर लेता है, और अशुद्धियों की संभावना इससे कम से कम हो जाती हैं, कपट भी इससे संभावना कम से कम हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि आंतरिक निरीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आंतरिक निरीक्षण की विशेषताएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से इन बातों से ये निश्चित रूप से हो गया कि इसमें कार्यों का विभाजन होता है कर्मचारियों के बीच में। एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से काम करने वाले दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, और इसमें अशुद्धियों की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं, छल कपट की संभावना भी कम से कम हो जाती हैं। प्रत्येक कर्मचारी के जो है वो उत्तरदायित्व का इसमें निर्धारण किया जाता है। तो ये इसमें मुख्य रूप से इसकी विशेषताएँ हैं। अपनी इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्यों का विभाजन होता है, एक कार्य की जांच दूसरा व्यक्ति करता है, अशुद्धियाँ कम से कम हो जाती हैं, छल कपट कम से कम हो जाता है, और इसमें कर्मचारियों के बीच में कार्यों का उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। उत्तरदायित्व का निर्धारण का मतलब ये, कोई गलती या कोई बात होती है तो उस व्यक्ति को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है कि भाई ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये गलती किसके ऊपर टोपी मंडी जाएगी, कोई गलती करता है उसका पनिशमेंट किसको मिलेगा, तो वो निर्धारण पहले से होता है, इसलिए वो कंट्रोल करेगा पूरा। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं आंतरिक निरीक्षण के, तो उद्देश्य इन सब बातों से उद्देश्य अपने आप ही अपने को निर्धारित हो जाते हैं कि भाई जैसे जो है वो सीधा सा सबसे पहला इसका उद्देश्य तो अशुद्धि और छल कपट को शीघ्र पकड़ना।
क्योंकि कार्य निरंतर चलता रहता है। इंटरनल चेक सिस्टम तो डेली का एक्टिविटी की एक प्रोसेस होती है। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है तो तुरंत शीघ्र पकड़ में आ जाती है। कोई कपट बदमाशी करता है तो वो भी तुरंत पकड़ में आ जाती है। तो इसका एक उद्देश्य ये है कि उसको शीघ्र पकड़ लेना। अशुद्धि और कपट को रोकना भी इसका एक उद्देश्य है कि भाई वो अशुद्धि और छल कपट हो ही नहीं, इसके लिए का भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। पकड़ना तो होने के बाद की बात है, वो हो ही नहीं इस प्रकार की व्यवस्था करना भी इसका एक उद्देश्य है। अंतिम खातों को शीघ्र तैयार करना। यदि इंटरनल चेक सिस्टम ढंग से होगा हर एक्टिविटी, तो इसके अंदर उसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और समय के पर है वो अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं। और उत्तरदायित्व निर्धारित करना कि भाई कोई गलती हो जाए, गड़बड़ हो जाए, उसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण जब तक नहीं होगा तो लापरवाही करेंगी। हर व्यक्ति ये कहेगा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग होती है। तो मतलब उसको डिटर्मिनेशन पहले से ही होता है कि भाई ये आपको इसमें उत्तरदायित्व होगा, अगर कोई गलती होगी तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा, जो भी सेक्शन ऑफिसर होगा उसको उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो इसलिए वो सतर्कता से काम करेगा। तो ये उत्तरदायित्व का निर्धारण करना इसका एक उद्देश्य होता है। और इसके अलावा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना भी होता है, क्योंकि जब उनको प्रत्येक कार्य को ढंग से करेंगे तो उनकी स्पेशलाइजेशन हर कार्य में होगा। तो ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि काम करने वाले व्यक्ति एफिशिएंट बने, वो कुशल बने, गलतियां कम से कम करें। और इसके अलावा इंजेक्शन के कार्य को सरल बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अभी अपने बात होती है एक इंटरनल चेक सिस्टम है, एक इंटरनल ऑडिट है और एक एक्सटर्नल ऑडिट है। हम जो ऑडिट का यहाँ पर कई चीज़ें अध्ययन करते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट होती है, जो कि एक ऑडिटर होता है और एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, और व्यक्ति व्यवसाय के बाहर का होता है। तो कंपनी की स्थिति में तो एक योग्य अंकेक्षक होता है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और उसको एक सर्टिफिकेट मिला होता है ऑडिट का। तो वो व्यापार के बाहर का व्यक्ति होता है, व्यवसाय से एसोसिएटेड नहीं होता है, उससे संबद्ध नहीं होता है, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जब वहाँ पर जांच करने के लिए आता है, ऑडिट के रूप में काम करने के लिए आता है, उस लेखों की ऑडिट करने के लिए, तो यदि इंटरनल चेक सिस्टम पहले से विद्यमान होता है तो उसका कार्य बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उन बातों के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि उनका इंटरनल चेक सिस्टम अगर बढ़िया होता है। अब वो बात हुई है ना, इंटरनल चेक सिस्टम अगर जब सब मिलकर के कोई गड़बड़ घोटाला कर रहे हों तब तो वो क्या करेगा, तब तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वास्तव में ईमानदारी से अगर कोई इंटरनल चेक सिस्टम बढ़िया चल रहा होता है तो फिर वो काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गहन जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये उसके कार्य को सरल करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। एक प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकताएं, तो इसके अंदर अपनी एक एफिशिएंट, एक प्रभावी, एक इंटरनल जो चेक सिस्टम बने, इसकी आवश्यकता क्या है। तो चूँकि प्रत्येक व्यवसाय की प्रकृति अलग अलग होती है और इसलिए जो है वो सबके लिए कोई एक सर्वमान्य आंतरिक निरीक्षण प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार ही उनके इंटरनल चेक सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कॉमन बातें होती हैं, वो प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के अंदर लागू होती हैं। तो हम ऐसी, यानी कोई सभी बातें, एक बातें जो हैं वो दूसरे पर लागू, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉमन होती हैं, जो कि सबके अंदर लागू होती हैं। तो वो चीज़ें अपने को इसमें ध्यान करनी है कि वो क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे कर्मचारियों के संबंध में पहली बात कहता है, तो कर्मचारियों के संबंध में क्या क्या एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कर्मचारियों की नियुक्ति होती है उनकी ईमानदारी की जांच के बाद ही होनी चाहिए। तो ये कहता है कि अगर प्रभावशाली सिस्टम में काम करने वाले कर्मचारी अगर बेईमान होंगे तो अब उनकी जो ईमानदारी का क्या टेस्ट होगा। उनकी जो भर्ती है कर्मचारियों की, वो ईमानदार व्यक्तियों की करनी चाहिए। और ईमानदार व्यक्ति की करने का यहाँ अभिप्राय ये है कि उनकी किसी न किसी रेफरेंस से उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। उनकी जो भर्ती की जाती है वो योग्यता हो ही हो, योग्यता तो ठीक है, वो जिस प्रकार की योग्यता उनको चाहिए वो उसमें होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ उसकी ईमानदारी के बारे में वो कोई न कोई रेफरेंस, जो ऑलरेडी कोई कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उसका रेफरेंस लेके आते हैं, या कोई ये उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा सकती है, उसका तरीका हो सकता है। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि कर्मचारियों की नियुक्ति उनकी ईमानदारी की जांच के बाद ही होनी चाहिए। एक कर्मचारी में कार्य का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का व्यवहार संपूर्ण नियंत्रण लेखांकन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो कर्मचारियों के संबंध में दूसरी बात ये है, पहले तो ये उनका नियुक्ति योग्यता और ईमानदारी के अनुसार होनी चाहिए। फिर उनका विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि सारा कार्य एक ही व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न नहीं करे। तीसरी बात, इसमें कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए।
और कर्मचारियों की कार्यों की देख रेख करते रहना चाहिए। उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन उनका करता रहना चाहिए। उनके कार्यों के ऊपर देख रेख करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। प्रत्येक कार्य अधिकारी से अधिकृत अथॉराइज्ड होना चाहिए। बिना कोई भी कार्य जो है वो जो उचित अधिकारी जो जिसको रेस्पॉन्सिबल अधिकारी होता है उसके उसके द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही वो कार्य होना चाहिए। कर्मचारियों में उत्तरदायित्व निर्धारण करना चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और बीच बीच में कर्मचारियों को कई बार अनिवार्य छुट्टी पर भेज देना चाहिए। ये कहता है कि अगर मान लो उनके किसी कर्मचारी के कार्य की जांच करनी है, अब अगर वो वहाँ पर रहेगा इंस्टीट्यूट में तो वो प्रोवाइड करेगा जांच को, इसलिए उसको कह दिया जाता है कि तुम कुछ समय के लिए छुट्टी चले जाओ और पीछे से उसके कार्यों की जाँच कर लो। लेखांकन के संबंध में क्या क्या उसके लिए उचित व्यवस्था हो सकती है, तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को कुशल बनाने के लिए जो लेखांकन संबंधी कार्य है उसके अंदर दोहरा रेखा विधि और स्वकीय संतुलन प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और इस डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत भी सेल्फ बैलेंसिंग जो लेजर सिस्टम है उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम को जब अप्लाई किया जाएगा तो उसके अंदर जो है वो प्रत्येक जो खाता बही होती है, जैसे जनरल लेजर है, परचेज लेजर, प्रत्येक जो लेजर होती है उसको बैलेंस किया जा सकता है, यानी उसका तलपट ट्रायल बैलेंस बन सकता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत। तो जब प्रत्येक खाता बही का तलपट बन जाता है तो ऐसी स्थिति में गलतियाँ अशुद्धियाँ संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं। तो इसलिए वो सिस्टम अगर डेवलप होना चाहिए लेखांकन के संबंध में। और इसके अलावा जो है वो एक ऐसी पुस्तक रखी जाएगी जिसमें समस्त प्रक्रिया का उल्लेख होना चाहिए, यानी एक ऐसी रूल्स मैनुअल होनी चाहिए जो पूरे जो रेगुलेशंस हैं जो सिस्टम है उसके बारे में उसमें बताया हुआ हो, तो उसको अगर कोई को समझ में नहीं आए तो उसको फॉलो कर सके। और इसके प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जो हैं जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश नोट, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, इन सब का यानी इस तरीके के जो प्रोफॉर्माज होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए उसके अंदर वाउचर्स के अंदर। और प्रलेखों को फाइल करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर फाइलिंग होगी, चूँकि अपने एक बात जानते हैं कि जब ऑडिटर बाहर से कोई ऑडिटर आता है तो मुख्य रूप से वो लेखों की जांच करता है। अब अगर लेखांकन प्रणाली दुरुस्त नहीं होगी तो क्या जांच करेगा? तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनका होना चाहिए, उनकी फाइलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फाइलिंग होगी तो उसको करने वाले को जोर नहीं आएगा और वो संतुष्ट होगा। तो इसलिए एक तो दोहरा लेखा विधि और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम डेवलप हो, विभिन्न प्रलेख जैसे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रय आदेश, इनवॉइस आदि का प्रयोग हो। जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसकी प्रॉपर फाइलिंग की जानी चाहिए। और एक ऐसी मैनुअल होनी चाहिए जो रूल्स की, जो कि कोई देखना चाहे कि भाई कहीं कोई उसमें रूल्स में किसी को समझ नहीं आए तो उस किताब को देख सकें। तो ये लेखांकन प्रक्रिया के बारे में जो है वो इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी होती हैं जो अपने को ध्यान में करनी होती हैं, जैसे मशीन और यंत्रों का प्रयोग। तो मशीन और यंत्रों का प्रयोग जैसे आजकल तो ये बहुत अच्छी तरह से होने लग गया है कि जो कर्मचारी लेबरर्स या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अटेंडेंस को वो डिजिटल उनकी अटेंडेंस होती है। तो उनका आने का जाने का टाइमिंग, पहले भी टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक होती थी और आजकल तो उसके जैसे और भी बहुत सी जो हैं वो मॉडर्न तरीके आ गए हैं उनके अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं और इसके अलावा जो है वो अपने जैसे जैसे जो है वो ऊपर जैसे अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने, एक और चीज़ आप अकाउंटिंग के बारे में जोड़ सकते हो कि प्रोवाइड सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो है वो जैसे जो अकाउंटेंसी के जो तरीके हैं, जैसे कंप्यूटर जो अकाउंटिंग टैली जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर हेल्प करने वाली चीज़ हो सकती है। तो उसको अगर अपन आप यंत्रों की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये कंप्यूटर्स वगैरह का प्रयोग मैक्सिमम किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा जो से देनदार और लेनदार उनसे जो पत्र व्यवहार करके उनसे जो लेने और देने वाली राशि के विवरण प्रेषित करना चाहिए। समय समय पर कोई मान लीजिए डेटर्स हैं वो अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं या तो उनको भी समय समय पर रिमाइंड करना है। वो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि भी पैसा डूब नहीं जाए, समय पर वापस आ जाए, तो जो डेट रिकवरी है वो समय पर हो जानी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें करते रहना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए।
परिस्थिति के अनुसार आंतरिक निरीक्षण प्रणाली इसमें परिवर्तन अर्थात लोचता का तत्व होना चाहिए। तो अगर कोई इंटरनल जो चेक सिस्टम बनाया है आंतरिक निरीक्षण करने का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा एक सिस्टम बनाया और वो एकदम हो गया। अगर उसमें कोई कमी आ रही है या उसमें कोई परिस्थितिजन्य कोई चेंजेज की आवश्यकता होती है, तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में कि उसको चेंज किया जा सके, उसमें तो भी परिवर्तन है वो संभव हो सके, तो इसमें लोचता का तत्व ज़रूर होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बावजूद हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। हमें ये बात समझ में आ गई कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की कार्य की जांच की जा सके, इस तरीके से कार्य हो तो गलतियां कपट कम से कम हो जाते हैं, कार्यों का विभाजन इसके अंतर्गत होता है। ये सब चीज़ें अपने अध्ययन करने के बाद में हमारे ये सब चीज़ें समझ में आ गई कि इंटरनल चेक सिस्टम इज ए मस्ट, किसी भी बड़ी सी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए इंटरनल चेक सिस्टम की। वो सीमाएँ ये सीमाएँ हैं, इसको हम दोष नहीं कह सकते। ये सीमाएँ ये हैं कि इसमें श्रम और समय बहुत अधिक लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति करता है, जिससे अनावश्यक रूप से समय और श्रम लगता है। तो अब ये क्या होगा कि एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति करेगा, तो वो दूसरा व्यक्ति जब करेगा तो उसको भी उतना ही कुछ समय उसकी पहले वाले व्यक्ति की एक्टिविटी पर देना पड़ेगा, तो दूसरे वाले व्यक्ति का जो मूल कार्य है उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ये कहता है कि इससे जो कर्मचारियों को समय और श्रम ज़्यादा लगता है। ये एक खर्चीली प्रणाली होती है, एक्सपेंसिव सिस्टम, क्योंकि ये हर व्यवसाय के लिए उचित नहीं किए जा सकते, क्योंकि छोटे व्यवसाय जो मध्यम व्यवसाय होते हैं उनमें ये खर्चीली पड़ती है, तो बड़े व्यवसाय में तो ये चलो ठीक है, लेकिन इसलिए ये एक इसकी सीमा होती है, क्योंकि इसमें स्टाफ अधिक ज़रूरत होती है, स्टाफ की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जब कर्मचारी आपस में गुटबंदी कर लेते हैं मान लीजिए, तो ये भी एक सीमा हो गई, चाहे कितना ही बढ़िया इंटरनल चेक सिस्टम हो, अगर सब जने मिल करके मान लो 2-3 जने मिल करके अगर कोई करना चाहें तो गड़बड़ कर सकते हैं। और व्यवसाय का मालिक कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो जाता है, वो ये सोच लेता है कि इंटरनल चेक सिस्टम अपना चल रहा है, कोई गलती नहीं होगी, कोई कपट गड़बड़ नहीं होगा, तो इसलिए वो थोड़ा लापरवाह हो जाता है, वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करता, उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करता। तो इसलिए कभी न कभी हो सकता है कि कोई गलती और गबन है वो चलते जाएं और बाद में पकड़ में आएँ, तब तक देर हो जाती है। और कई बार अंकेक्षक भी लापरवाह हो सकते हैं कि वो सोचते हैं कि इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए इस चीज़ की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी एक उसको मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ये भी संभव है कि सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन ठीक नहीं हो, तो ये भी लापरवाह हो जाते हैं कई बार, जो उचित नहीं होता। और चूँकि एक कर्मचारी की जांच दूसरा करता है तो फिर सामने आती है तो पहले वाला नाराज़ होता है, तो वो आपस में कर्मचारियों के बीच में एक अविश्वास और टकराव की भावना पैदा होने की संभावना बनी रहती है। ये कुछ इसकी सीमाएं हैं इंटरनल चेक सिस्टम की, जो ये कहती हैं कि हम आंख मूंद करके किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते, फिर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन हम इससे ये नहीं होता कि इंटरनल चेक सिस्टम कमज़ोर हो गया या उसकी कोई दोष हो गए या वो निष्प्रभावी हो जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है जो कि गलतियों को और कपट गबन को रोकने में, इसलिए प्रभावशाली आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता बहुत बड़ी होती है किसी भी बिजनेस व्यवसाय के अंदर। थैंक्स वेरी मच, आज के लिए इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसकी जो PDF है वो आपको इसमें जो ड्राइव का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। कई बार आप वीडियो नहीं सुनना चाहते हैं, केवल आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।